आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद भारत ने दुनिया को एक नई सलाहियत से कराया मुतारिफ। इकोनॉमिक टाइम्स के ज़ेर इत्माम एक प्रोग्राम में कहा, आज भारत ने फिजिकल और समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का एक नया मॉडल पूरी दुनिया के सामने किया पेश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर कोयम्बटूर में एशिया फाउंडेशन के ज़ेर इत्माम महाशिवरात्रि तक़रीबात में करेंगी शिरकत। मीनाक्षी मंदिर में भी करेंगी पूजा। मेघालय और नागालैंड असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम तेज, तमाम सियासी जमातों ने अपनी ताकत का किया इस्तेमाल। दोनों रियासतों में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तारीख में आज होगा एक और नए बाब का इजाफा। जनूबी अफ्रीका से 12 चीतों की दूसरी खेप आज पहुंचेगी भारत। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कोनो नेशनल पार्क में इन चीतों को मिलेंगे नए साथी। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण दिल्ली में 39वीं GST काउंसिल की मीटिंग की करेंगी सदारत। जवार के साथ साथ पान मसाले और गुटखे के कारोबार में टैक्स चोरी को रोकने के लिए अपीलेट ट्राइब्यूनल्स और मैकेनिज्म के क़याम पर हो सकती है बातचीत। खेलों में दिल्ली टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए बगैर किसी नुकसान के 21 रन। गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 263 रन तक रही महदूद। मोहम्मद शामी ने हासिल की 4 विकेटें। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। दोनों टीमें जीत चुकी हैं मुकाबले के अपने पहले 2 मैच। दोनों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले की तवक्को। रिवायती और मजहबी जोश खरोश के साथ आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्यौहार। मुल्क भर में अकीदतमंद जोश खरोश के साथ शंकर की कर रहे हैं पूजा। और आइए अब खबरें तफसीलात से जानते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर होंगी। सदर जमहूरिया कोयम्बटूर में एशिया फाउंडेशन के ज़ेर इत्माम महाशिवरात्रि की तक़रीबात में शिरकत करेंगी। मदुराई में मीनाक्षी मंदिर में भी वो पूजा करेंगी। इतवार को सदर जमहूरिया वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के अराकीन से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने द इकोनॉमिक टाइम्स के ज़ेर इत्माम ग्लोबल बिजनेस समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वबाई इमराज के दौरान आलमी निज़ाम तब्दील हो गया है। इस अरसे के दौरान हालात का इस्तेमाल करते हुए भारत ने दुनिया को एक नई सलाहियत से मुतारफ़ कराया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया की तरक्की हिंदुस्तान की तरक्की में मुज़म्मिल है। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातों पर बिलवास्ता तंज़ किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बार बार रीलॉन्च करते हैं लेकिन दोबारा तस्वुर करने से कासिर हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि साल 2014 के बाद मरकज़ी हुकूमत ने गरीबों की जिंदगी में तब्दीली लाने और बुनियादी ढांचे में बेहतरीन लाने के लिए काम किया है। ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट की थीम री इमेजिन बिजनेस, री इमेजिन द वर्ल्ड, ये थीम आपने रखी है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये री इमेजिन वाली थीम सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर ओपिनियन मेकर के लिए भी है। वो भी क्या लागू करेंगे? हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च, रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। खैर काफी समझदार लोग यहां बैठे।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह आज नागपुर और पुणे में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। नागपुर में अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करेंगे। डॉक्टर हेडगौर और श्री गुरुजी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे। नागपुर में मुजाहिद आज़ादी और लोकमत के बानी जवाहरलाल जी दर्डा की पैदाइश की 7 साला तकरीब और लोकमत नागपुर एडिशन के 50 साल मुकम्मल होने पर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। अमित शाह पुणे में रोजनामा साकल के जेर एहतमाम सहकार सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। शाम को वो जम्मू कश्मीर के शहीद फौजियों, पुलिस एहलकारों और बच्चों से बातचीत करेंगे। अमित शाह मोदी @20 किताब का मराठी तर्जुमा जारी करेंगे। इसके साथ ही वजीर दाखिला पुणे के ओमकेश्वर मंदिर में भी पूजा करेंगे। काबिल-ए-ज़िक्र मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे की शाम देर गए महाराष्ट्र के नागपुर में नौ तामीर शुदा फुटाला झील के फाउंटेन शो का दौरा किया। नागपुर के MP और मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उनका इस्तकबाल किया। फुटाला झील में फाउंटेन शो नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र हुकूमत की मदद से बनवाया है, जो अपनी खूबसूरती की मिसाल है। फाउंटेन शो में जहां नागपुर की तारीख को दिखाने की कोशिश की गई है, वहीं जमाने के साथ मिल के चलने के तनाजुर को भी खूब दिखाया गया है। और मेघालय असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम तेज हो गई है। मेघालय में 60 असेंबली सीटों के लिए होने वाले इंतखाबात में 13 सियासी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें कौमी सतह की 4 जमातें शामिल हैं। मैदान में सबसे ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के हैं। इन इंतखाबात में 36 खवातीन समेत कुल 375 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि नागालैंड कानून साज असेंबली की 7 नशिस्तों के लिए 12 सियासी जमातों से 4 खवातीन समेत 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों रियासतों में 27 फरवरी को पोलिंग होगी। बदउनवानी और बेरोजगारी के साथ जद्दोजहद करते हुए मेघालय के नौजवान रियासत के हुकूमती निजाम से सख्त परेशान हैं। इंतखाबात के मौके पर नौजवानों को किन मसाइल का सामना है, हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने शिलोंग में वाक़ नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के PhD तलबा से इस सिलसिले में बात की। चुनाव का समय आते ही युवाओं की आवाज और मुखर हो जाती है और उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। मैं इस वक्त हूँ शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ है कुछ युवा। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट और करप्शन ये उनके लिए कितने बड़े मुद्दे हैं, खास तौर से इस चुनाव में। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, तो क्या कहेंगे आप? जी देखिए, यूथ जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही मिसगाइडेड है यहाँ पे। कि आई फील कि बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाइड है लेकिन उनको अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उनको मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहता। मतलब अगर हम कुछ शुरू भी करते हैं तो फिर इट्स विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर कि नहीं शुरू तो कर लिया, लेकिन उसको वो चीज़ आगे कैसे ले जानी है, उसको आगे में इसको इन सस्टेनेबल मैनर कैसे प्रोग्रेस करना है, ये सब मतलब डायरेक्शंस देने वाला है फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको अफेक्ट करता है, यूथ को स्पेशली, क्योंकि यूथ ही है जो हमारे फ्यूचर, नेशन का फ्यूचर बनेगा। बट हमारे स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है। इनका कहना है कि एक बदलाव की इनको उम्मीद है, क्योंकि जितने सवाल हैं युवाओं के वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए। उसमें भ्रष्टाचार है, उस पे सशक्तिकरण है और उसमें रोजगार है। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज शिलोंग। और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में GST काउंसिल की 49वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। इस इजलास में मोटे अनाज पर मुश्तमिल सेहत बख्श मुरक्कब समेत बाज खुर्दनी अशिया पर टैक्स की शरह में तब्दीली पर गौर ख्वास किया जाएगा। इजलास में पान मसाले और गुटखा सनत में टैक्स चोरी रोकने के लिए GOM की रिपोर्ट पर भी गौर किया जा सकता है। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना इजलास में शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका से चीतों की दूसरी खेप आज भारत आएगी। आज नामीबिया से 12 चीते मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में आएंगे। इस बार जनूबी अफ्रीका से आने वाले चीतों में 7 नर और 5 मादा हैं। उन्हें वेटनरी डॉक्टर और चीता एक्सपर्ट की मौजूदगी में खुसूसी तैयारे C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए लाया जा रहा है।
हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, निर्धारित समय अर्थात शाम के 8:30 बजे साउथ अफ्रीकन टाइम के हिसाब से ये जो ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट है, ये 12 चीतों को लेकर जिन्हें क्रेट में रखा गया है, ये भारत की ओर ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर चुका है। जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट 10 बजे ग्वालियर में लैंड होने की संभावना है और लैंड होने के पश्चात कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कस्टम की फॉर्मेलिटीज हैं या साइटिस क्लियरेंसेस की फॉर्मेलिटीज है। इनको पूरा करने के बाद इनको अनलोड करके इन्हें हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स में लोड करने के बाद फिर इसे कुनू लाया जाएगा। करीब 10 बोमा हमारे जो क्वारंटाइन एनक्लोजर्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं, सभी सैनिटाइज्ड हैं। अगली खबर, वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन आज से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और पर्थ के अलावा सिंगापुर के 4 रोजा दौरे पर होंगे। मुरलीधरन दौरे के दौरान वज़रा और हिंदुस्तानी बिरादरी से मुलाकात करेंगे। वी मुरलीधरन कारोबारियों और तलबा से भी बातचीत करेंगे। वजारत खारजा ने जुमे को ये इत्तला दी। वजारत के बयान के मुताबिक वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन 18 से 21 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और पर्थ और सिंगापुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो ताजिरों और तलबा से भी बातचीत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। वजीर खारजा ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मुनक्किद होने वाली रायसीना सिडनी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज से सिडनी में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि भारत में आज माशी एतमाद है। उन्होंने कहा कि हम इस साल 7% शरह नमू का हदफ रखते हैं। Since today in India really is of a certain amount of economic confidence, a confidence also in our ability to manufacture, to create, to collaborate in many more areas. We are targeting 7% growth this year. और वजीर खारजा ने राब्ते पर जोर देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने ताल्लुकात में हमें सरमायाकारी की हौसला अफजाई पर ज्यादा तवज्जो देने की भी जरूरत है। Connectivity is another subject. I mean, it's again part of growing a relationship is really having the ability to move. We have an open skies agreement, but it's very clear again that the supply lags well behind demand. But of course, the good news is that Air India has bought 470 planes. So hopefully that should make a big difference to connecting India with the rest of the world. एस जयशंकर ने कहा कि हम भारत में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियों का खैर मकदम करते हैं। And we would very much welcome Australian universities. For us, it's not just about Indian students coming to Australia. It's about India and Australia working together in India to produce, more skilled, more competent talent for the entire world. भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग से सिडनी में मुलाकात की। वजीर खारजा ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के दस्तखत वाला बैट तोहफे में दिया। और आज महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मंदिरों में हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है। महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद उज्जैन पहुंच रहे हैं। यहाँ भस्म आरती की गई। शिवा के शहर वाराणसी में शिव की पूजा करने के लिए सुबह से ही दुनिया के मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम है।
अगली खबर एक बार फिर से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। जी हां, इस बार उन पर सवाल उठ रहे हैं दिल्ली में होने वाले शॉपिंग फेस्टिवल पर, जिसका ऐलान तो जरूर हुआ लेकिन आज तक वो फेस्टिवल ही मुनक्किद नहीं हुआ। जो लोग दिल्ली में हैं उनको बहुत खुशी होगी सुन के, और जो दिल्ली के बाहर हैं वो फरवरी के महीने में दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें, अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें, सारी प्लानिंग कर लें, क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा, और अनपैरेलल्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा, अभूतपूर्व शॉपिंग एक्सपीरियंस इस फेस्टिवल के दौरान होगा। इसमें खूब हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे, पूरी दिल्ली को सजाया जाएगा, दिल्ली के सभी बाजारों को सजाया जाएगा, सभी दुकानें सजेंगी, दिल्ली के सभी मॉल्स को सजाया जाएगा, दिल्ली दुल्हन बनेगी। देश भर से और दुनिया भर से टॉप के आर्टिस्ट्स को इनवाइट किया जाएगा। इस एक महीने के अंदर 200 कंसर्ट्स, 200 कार्यक्रम एंटरटेनमेंट के वहां पे किए जाएंगे। स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी होगी, स्पेशल क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिसमें हजारों लोग उन्हें अटेंड करेंगे। ये ऐलान किया था दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कि मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल का 28 जनवरी से 26 फरवरी तक इनेकाद होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। जी हां, भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर घेरा है और उनके वादों को एक बार फिर से सिर्फ वादा ही बताया है। भाजपा ने शॉपिंग फेस्टिवल के इश्तेहार पर खर्च किए 60 करोड़ रुपए पर भी सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने फुल पेज विज्ञापन दिया था, और ये विज्ञापन की कॉपी है कि 28 जनवरी से 23 फरवरी तक, 26 फरवरी तक शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। 200 से ऊपर कॉन्सर्ट होंगे और शॉपिंग फेस्टिवल के नाम डिस्काउंट्स होंगे और बूस्ट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तमाम तरीके के इन्होंने वादे किए थे। लेकिन हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे होते हैं, वो कहते हैं ना, वादा तेरा वादा, वादे ने मार डाला। दिल्ली वालों को वाकई इनके वादों ने मार डाला है। 60 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन पे खर्च किए, जो आरटीआई का जवाब आया। 60 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च करने के बाद नतीजा ये निकला कि शॉपिंग फेस्टिवल का कोई अता पता ही नहीं है। उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल की जमकर तनकीद की है। 17 फरवरी हो गई है, फरवरी खत्म होने में केवल 10 दिन बचे हैं। आपने 30 दिन का फेस्टिवल का एक बात करी थी, और दिल्ली में आज तक दुल्हन के नाम पर उसको एक जरा सा सिंदूर भी नहीं दिखाई दे रहा कि दिल्ली में आपने कहीं लगाया हो। दिल्ली बदहाली की स्थिति में। हालात ये है कि एनजीटी ने अभी कल ही इनके ऊपर 6000 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है कि ये काम नहीं करा, इन्होंने जमुना की सफाई नहीं की है। लगातार 3 साल इनकी अभी सरकार को गठन हुए 3 साल हुए हैं, और पूरी 8 सालों के इनका जो है विफलताओं का एक बहुत लंबी सूची तैयार है। केवल प्रचार 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 और जनता को गुमराह करना इनकी आदत बन गई, इनकी हैबिट में शुमार हो गया है। शॉपिंग फेस्टिवल का सबसे ज्यादा ख्वातीन को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उनके हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी। मुतवस्सित समाज के लोगों का कहना है कि दिल्ली के वजीर आला ने उनके साथ धोखा किया है। मैं तो शॉपिंग फेस्टिवल के लिए बड़े दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शॉपिंग करने के लिए मैं अभी से ही पैसे जोड़ जोड़ के रख रही थी कि कब खुलेगा और मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। अपने हस्बैंड से बोल गई कि मतलब मुझे कुछ सामान खरीदने हैं और मैं अभी से पैसे जोड़ूंगी तो मैं जो मन चाह वो चीज़ ले लिया करूंगी। लेकिन मुझे तो लगता है मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और मैं इंतज़ार करते ही रह गई। हम तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मेरी मम्मी भी काफ़ी एक्साइटेड थी। मैंने बोल भी रखा था कि दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल होगा तो वहाँ शॉपिंग करने चलेंगे, वहाँ सस्ते में सारे सामान मिल जाएंगे हमें। पर जैसा कि हमेशा से होते आया है, केजरीवाल जी ने इस बार भी हम मध्यम वर्ग परिवार वालों के साथ एक बड़ा धोखा कर दिया कि इस बार कहाँ है शॉपिंग फेस्टिवल। हर कमिटमेंट इनकी रहती है पर उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल हुकूमत के एक और फ्रॉड की बात करते हुए ट्वीट किया है कि 63 करोड़ के इश्तेहार छापे और शॉपिंग फेस्टिवल हुआ ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
गुवाहाटी एक पुरकशिश सियाहती मकाम है जो अपने शानदार विरसे और बहुत से मजहबी मकामात के लिए मशहूर है। इसकी जड़ें कदीम हिंदुस्तानी सहीफों और दास्तानों में पेवस्त हैं। हर कोई इसके दिलकश नज़ारों से मशहूर हो जाता है। ऐसी ही एक मंदिर यहाँ का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। आइए जानते हैं इस खूबसूरत मकाम की तफसीलात। शानदार तारीख और मुतहर्रक सकाफत के साथ अपनी शानदार कुदरती खूबसूरती की वजह से गुवाहाटी सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज है। गुवाहाटी में एक जगह जो शानदार मजहबी मकामात में से एक है, वो है भगवान शिव का मिसाली मकाम, जिसे रिहाइश के लिए इंसान के बनाए हुए मंदिर की जरूरत नहीं है। पहाड़ी नदी का तेज बहने वाला पानी जैसे माँ गंगा रोजाना शिवलिंग को स्नान करा रही हो। मादर फितरत पानी का ना खत्म होने वाला एक ऐसा जलाभिषेक कर रही हो जो बेहद हैरतनाक है। ये दुनिया का पहला भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगम है जो सबसे अछूता और मुनफरिद है। ये वो मकाम है जो उस तारीख का हवाला देता है जब देवताओं और राक्षसों की हुकूमत थी। ये जगह बामोही में है, गुवाहाटी से 20 किलोमीटर के मसाफात में, जो डाकनी पहाड़ी के घने जंगलात के अंदर वाक़ है। बता सकती हूँ कि ये गुवाहाटी शहर से 20-25 किलोमीटर दूर बामोही एक जगह है। गुवाहाटी में लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है जिसको अभी तक गवर्नमेंट ने प्रॉपर फोकस नहीं किया है और ये वर्ल्ड हेरिटेज होना चाहिए ज्योतिर्लिंग। और लेकिन यहाँ पर जब भी मंदिर बनाने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पर हाथियों द्वारा बहुत ऑब्स्टिकल्स है, वो तोड़ देते हैं इसको। इसके पीछे क्या शक्ति है, क्या मिरेकल है, ये तो हम आगे जाएंगे फिर आपको बताएंगे। रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, वो घूमने के लिए आया था। यहाँ जो ऋषि मुनि था उनका लड़की था कटकटी, वो कटकटी से शादी किया था। वो शादी करने के बाद एक रात रह कर यहाँ से चला गया। उसके बाद जब वहाँ जाके रावण का साथ जो लड़ाई लगा था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वो कुंभकर्ण मारा गया। जब मर गया उसके बाद तो जो उसका जो लड़का है तो वही यहाँ का भीमासुर बन गया। महाशिवरात्रि के दौरान भगवान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा होते हैं। ये दरख्तों से घिरा हुआ एक खुला हुआ मंदिर है जहाँ भगवान बसते हैं। इन चट्टानों के दरमियान जिसके इर्द गिर्द पानी की नदी बहती है जो करीबी पहाड़ियों से ऊपर आती है। अकीदतमंद इसे छठा द्वादश ज्योतिर्लिंग और पूरे हिंदुस्तान में वाक़े 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं। इस मंदिर का हवाला मजहबी किताबों जैसे शिव पुराण और कोटि रुद्र संहिता में पाया जा सकता है, जहां ये बताया गया है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगम डाकनी में वाक़ है। ये ख्याल किया जाता है कि भगवान शिव ने भीमासुर नामी राक्षस को मारने के लिए यहाँ जन्म लिया था, कामरूप के उस वक्त के बादशाह प्रियधर्मन की हिफाजत के लिए। जो पुराण में जो लिखा हुआ है ना, ये माता गंगा हमेशा बहता रहा, वो बहुत ऊपर से आ रहा है, ये गंगा हमेशा रुकता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जो बाबा ने उसके बाद जो मारा था ना, उसके बाद गंगा माता आके भीमासुर को ये आग बुझा के ये माता गंगा भीमा ये ज्योतिर्लिंग को सो के ऐसे निकल गया है। जो पूरा में जो लिखा है ना, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो कहानी लिखा हुआ है ना, इसमें आता है ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये 7 नंबर का आता है। ये हम माँ कामाख्या के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन हम यहाँ हर साल आते हैं, 4 साल से हम, और हमें आके यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलती है। और कहते हैं कि भीमा शंकर के मंदिर की ज्योतिर्लिंग ही है ये भी। देवताओं की दरख्वास्त पर शिव ने इस जगह को अपना मस्कन बनाया। माना जाता है कि भीमासुर के साथ जंग के दौरान शिव के जिस्म से जमीन पर गिरने वाले पसीने से दरियाए भीमराती बनी, जो गंगा नदी का ही एक रूप है। ये आज भी ज्योतिर्लिंग के आसपास की चट्टानों पर बहती है और इसे पंचधारा कहते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर मुस्तकिल मंदिर को बनाने की बड़ी कोशिशें की गईं, लेकिन सब बेकार साबित हुई। मंदिर के आसपास रहने वाले ज्यादातर लोग बोडो कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ तक के मुख्य पुजारी और मंदिर के ट्रस्ट के दीगर अरकान का ताल्लुक भी बोडो और कार्बी कबाइल से है। इस नेचुरल जो ये ब्यूटी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इसी बात पर ध्यान रख के अभी तक ये मंदिर ऐसा अभी हम लोग अलाउ नहीं किया। अकीदतमंद डाकनी के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगम को पुणे द्वादश के ज्योतिर्लिंगम की मिसाल समझते हैं, जो कि फितरत की चमक से घिरा हुआ दुनिया का बेहद दिलकश और गैर मामूली जियारतगाह है। इन ज्योतिर्लिंगम को खास तवज्जो की जरूरत है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेवोटीज अभी भी हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास, जो कि हिंदुस्तान का छठा ज्योतिर्लिंग 12 में से कहलाता है। और लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर नेचुरल तरीके से इसकी
मंदिर ऐसा होना चाहिए, जो कि मंदिर बना नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हाँ, गवर्नमेंट की नज़र में ये जगह को आना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा ज्योतिर्लिंग की स्थापना, मंदिर की स्थापना हो। किरण झा, पामोही, गुवाहाटी। और अब पेश है दिल्ली से चाय उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहले खबर ले रहे हैं वो है रोजनामा इंकलाब से, और ये सुर्खी है, वजीर आज़म मोदी को बदनाम करने के लिए हो रही है गैर मुल्की फंडिंग, जमहूरियत को कमज़ोर करने की साजिश, आवाम को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और अमरीकी सरमायाकार पर स्मृति ईरानी का रास्त हमला। अगली खबर लेंगे हम राष्ट्रीय सहारा से ही, और यह है शिवसेना तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत के बाद बेंच वसीतर फैसला करेगा, और एक नाशिंदे ग्रुप को ही असल शिवसेना करार दिया गया है। अगली खबर इनकलाब से, दिल्ली में इंतखाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इसके अंदर बड़ी राहत मिली है आप पार्टी को। अभी नामजद काउंसलर रायदही के अहल नहीं। अगली खबर ले रहे हैं अखबार मशरक़ से, BBC के दफातर पर छापे के हवाले से महकमा इनकम टैक्स की वजाहत आई। उनकी टैक्स फाइलिंग के अंदर काफ़ी खामियां पाई गई। अगली खबर जो है अखबार मशरक़ की, सीलबंद लिफाफे में कोई तजवीज़ नहीं लेंगे, अडानी केस पर मरकज़ को सुप्रीम कोर्ट की 2 टोक, अपनी कमेटी तश्कील देने का किया गया फैसला। तो नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ, एक मुख्तसर जायज़ा। और उर्दू अखबारात के जायज़े के बाद अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सभी से विदा लेते हैं, आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी